हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम शुरू करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस की सीरीज़, जो कि सबसे पहले तो मैंने जो कि सोचा था कि कुछ जो लड़के हैं या लड़कियां हैं जो कि फ़ीस पेड नहीं कर पाते, ट्यूशन्स फ़ीस वगैरह अकेडमीज़ की, तो उनके लिए मैं लेक्चर्स वगैरह रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर रखूं। और ये सीरीज़ A to Z होगी, FASC की वेबसाइट के हिसाब से, CSS के पैटर्न के हिसाब से लेक्चर्स में रखूँगा रेगुलरली। और सबसे पहले तो मैं आपको रेफरेंसेस बुक्स बताना चाहूँगा, जो कि जहाँ से आपको इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ना है और जहाँ से मैंने पढ़ा था। सबसे पहले तो हमारे पास है ये इंटरनेशनल रिलेशंस प्रकाश चंद्र की, और प्रकाश चंद्र की। उसके बाद है हमारे पास क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस, सैम्यूल पी हंटिंगटन की। उसके बाद है हमारे पास प्रिजनर्स ऑफ जियोग्राफी, टिम मार्शल की। और उसके बाद है हमारे पास जो कि इसकी एक और बुक है हमारे पास, मास्टरिंग मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री। वो है नॉर्मन लॉ की, NORMN, नॉर्मन लॉ की, LOW। तो हमारे पास ये है कि हमने ये चारों बुक्स पूरी की, एक ये तो हमने पूरी की पूरी पढ़नी है मैप्स के हिसाब से, मैप खोल के रखना है उस हिसाब से। और क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस की पूरी की पढ़नी है आपने पर डे, हाफ एन आवर या फिर एक घंटा। और उसके बाद ये बुक जो है ना, दो, मास्टरिंग मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री और इंटरनेशनल रिलेशंस बाय प्रकाश चंद्र, ये आपने इनसे रेफरेंसेस लेने हैं। रेफरेंसेस तो इनसे भी लेने हैं, लेकिन ये टॉपिक के हिसाब से पढ़नी है, इंटरनेशनल रिलेशंस बाय प्रकाश चंद्र। जैसे कि हमारे पास थ्योरीज वगैरह हैं वो हमें यहाँ से मिल जाएगी, और हिस्ट्री जो कि है जैसे वर्ल्ड वॉर 1 हो गई, और दूसरे कंट्रीज़ की जो कि हिस्ट्री है, जो कि IR में हमें नेसेसरी होगी, वो हमें यहाँ से मिल जाएगी, मास्टरिंग मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री बाय नॉर्मन लॉ। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस। उसमें हम डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद हम फिर आगे जो भी टर्मिनोलॉजीज़ या फिर जम्बल्ड वर्ड है इंटरनेशनल रिलेशंस के, वो हम आपको बताएंगे। इंटरनेशनल रिलेशंस डेफिनेशन करते हैं। बेसिकली इंटरनेशनल रिलेशंस जो होता है वो होता है इंटरेस्ट बेस्ड रिलेशंस, interest based political and non-political relations among states and non-state actors at international level is known as international relations। ठीक है, तो हमारे पास देखें अभी इंटरेस्ट बेस्ड जो कि एक जम्बल वर्ड यूज़ हो गया, उसके बाद पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल तो आपको पता ही होगा, और रिलेशंस, और फिर उसके बाद हमारे पास स्टेट्स, नॉन स्टेट एक्टर्स। ये जम्बल वर्ड हमारे पास यूज़ होते हैं इंटरनेशनल रिलेशन, जो कि बिगिनर्स को समझ नहीं आते, वो हम आगे चल के मैं आपको बताऊँगा। और उसके बाद हमारे पास जो कि इंटरनेशनल रिलेशंस है, जो कि क्वेश्चन के हिसाब से, जैसे हमारे पास क्वेश्चन आता है उसमें आपने डेफिनेशन यही लिखनी है, इंटरेस्ट बेस्ड पॉलिटिकल एंड नॉन पॉलिटिकल रिलेशंस अमंग स्टेट्स एंड नॉन स्टेट एक्टर्स एट इंटरनेशनल लेवल इज़ नोन एज इंटरनेशनल रिलेशंस। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो कि इसी डेफिनेशन में हमारे पास दो डेफिनेशंस मज़ीद निकलती हैं, जो कि हम कहते हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि
डेफिनेशंस डिफाइन करने वाले होते हैं। एक होते हैं कंजर्वेटिव, दो व्यू हैं डेफिनेशंस के इसके, एक है कंजर्वेटिव और दूसरा है हमारे पास मॉडर्न। आपने जो कि 20 मार्क्स का जो कि सवाल लिखना है, जवाब लिखना है, उसमें आपने ये सारा डिफाइन करना होगा। कंजर्वेटिव व्यू हमारे पास होता है, यही सेम डेफिनेशन को हम अल्टर करते हैं, जो कि कंजर्वेटिव है, थोड़ी सी डिफरेंट है। इंटरेस्ट बेस्ड पॉलिटिकल रिलेशंस अमंग या फिर बिटवीन स्टेट्स, यहाँ पर खाली स्टेट्स आएगा, एट इंटरनेशनल level is known as international relations। ठीक है, जो कि देखें ना कंजर्वेटिव व्यू है हमारे पास, उसमें डेफिनेशन ये आएगी इंटरेस्ट बेस्ड पॉलिटिकल रिलेशंस। वहाँ पर देखें हमारे पास आ रहा है पॉलिटिकल एंड नॉन पॉलिटिकल, यहाँ पर हमारे पास सिर्फ यही आ रहा है इंटरेस्ट बेस्ड पॉलिटिकल रिलेशंस बिटवीन स्टेट्स एट इंटरनेशनल लेवल इज़ नोन एज इंटरनेशनल रिलेशंस। अभी यहाँ पर खाली पॉलिटिकल और खाली स्टेट्स क्यों आए, नॉन स्टेट एक्टर्स क्यों आए? क्योंकि उस वक्त नॉन स्टेट एक्टर्स थे, उनकी इतनी जो कि अहमियत, उनको इतनी अहमियत नहीं दी जा रही थी। पॉलिटिकल रिलेशंस होते थे डिप्लोमेट्स के, जो कि ऑफिशियल रिलेशंस होते थे, जैसे हमारे पास फॉरेन ऑफिस है। अभी फॉरेन ऑफिस की तो इतनी एज अ बिजनेसमैन इतनी जो कि नहीं है। अभी जो कि हमारे पास प्राइम मिनिस्टर के साथ उसके दोस्त वगैरह जा रहे होते हैं, कोई और जा रहा होता है मुआहदे वगैरह करने, एग्रीमेंट वगैरह करने के लिए। यहाँ पर कंजर्वेटिव व्यू में हमारे पास पहले जो कि हम अगर 20th सेंचुरी की बात करें तो हमारे पास सिर्फ ऑफिशियल लोग ही होते थे और ऑफिशियल रिलेशंस ही होते थे स्टेट्स के दरमियान। ठीक है, ट्रीटी ऑफ वेस्टफैलिया के बाद। अभी हम कुछ जंबल वर्ड करेंगे, जो कि मैंने आपको बताया था इंटरेस्ट बेस से क्या मुराद है। इंटरेस्ट बेस्ड, इंटरेस्ट बेस्ड मतलब जो कि हमारे पास हम इंटरेस्ट दोस्ती में भी, या फिर हम एज अ रेगुलर वर्ड भी यूज़ करते हैं, इसका इंटरेस्ट है तभी इसी ने बात की है हमारे से, या कुछ ऐसे हम यूज़ करते हैं ना। तो मुल्कों के दरमियान, कंट्रीज़ के दरमियान भी ऐसी चीज़ होते हैं। तो फिर इंटरेस्ट किस किस बेस पर होंगे? या तो फिर वो होंगे हमारे पास जियोग्राफी के हिसाब से, या फिर हमारे पास होंगे स्ट्रेटजी के हिसाब से, स्ट्रेटेजिक, या फिर इकोनॉमी, या फिर हमारे पास होगी डेमोग्राफी, या साइकोलॉजिकल, कोई भी फैक्टर हो सकता है। इंटरेस्ट किसी भी, अभी देखें ना हमारे पास जियोग्राफी, पाकिस्तान की, हम पाकिस्तान इज़ अ प्राइम एग्जांपल ऑफ जियोग्राफी इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट। हम यूज़ करते हैं जियोग्राफी, हमने यूज़ किया है 1979 में, और 9/11 के बाद भी ये जियोग्राफी हमारे काम आई है, जबकि हमारे पास लोन्स वगैरह आए थे और अमेरिका ने हमारी हेल्प लेना चाहिए थी। तो जियोग्राफी एज मेजर फैक्टर ऑफ इंटरेस्ट इन टर्म्स ऑफ पाकिस्तान, और स्ट्रेटजी के हिसाब से भी, और इकोनॉमी जो कि अमेरिका यूज़ करता है एज एन इंटरेस्ट। उसके बाद डेमोग्राफी, जो कि पॉपुलेशन अगर प्रोडक्टिव हो, पढ़ी लिखी हो, एजुकेटेड हो, तो फिर वो भी एक इंटरेस्ट के हिसाब से यूज़ हो सकती है। और फिर साइकोलॉजिकल फैक्टर के, नेशन सोचती कैसे, उसका बिहेवियर कैसा है, तो वो हमारे पास इंटरेस्ट बेस में आ जाते हैं, इंटरेस्ट बेस्ड। उसके बाद हमारे पास आते हैं रिलेशंस कौन से होंगे कंट्रीज़ के दरमियान? या तो फिर होंगे वो कोऑपरेटिव, या तो फिर होंगे कम्पिटेटिव। ठीक है, कोऑपरेटिव में हमारे पास होगी जो कि ट्रीटीज़ वगैरह आ गई, या फिर हारमनी आ गई, या फिर पीस ट्रीटीज़ वगैरह, जैसे अभी सऊदीया और ईरान के दरमियान हो रही है रिसेंटली। तो ये हमारे पास
कोऑपरेटिव या तो फिर रिलेशंस होंगे या तो फिर होंगे कॉम्पिटेटिव, या फिर होंगे कॉम्पिटेटिव। कॉम्पिटेटिव में हमारे पास आ जाते हैं जो कि फ़ाइट हो गई, या फिर हमारे पास हो गई राइवलरी जो कि चाइना और यूएस के दरमियान चल रही है, या फिर हमारे पास हो गई वार्स वगैरह हुई थी ना। उसके बाद आता है स्टेट। स्टेट हम किसे कहते हैं? ठीक है, स्टेट कंट्रीज होती हैं, सिंपल। तो इसकी डेफिनेशन भी हम आगे करेंगे इसी लेक्चर में। और उसके बाद हमारे पास आते हैं नॉन स्टेट एक्टर्स। नॉन स्टेट एक्टर्स, अभी नॉन स्टेट एक्टर्स क्या होते हैं? नॉन स्टेट एक्टर्स वो होते हैं जो कि मल्टीलैटरल कंपनीज होती हैं या फिर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जैसे हमारे पास यूएनओ हो गई, ठीक है। ये एक नॉन स्टेट एक्टर है, इस जो कि इसके फैसले कंट्रीज़ को मानने पड़ते हैं तकरीबन। मेजर तो मानते नहीं हैं लेकिन तकरीबन मानने पड़ते हैं, इसकी भी एक सोवरेनिटी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, ये भी एक नॉन स्टेट एक्टर है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गए मल्टीलैटरल कंपनीज। ठीक है, जैसे KFC, मैकडोनल्ड वगैरह हो गई, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गए नॉन स्टेट एक्टर्स। अभी देखें ना, नॉन स्टेट एक्टर्स का रोल क्या है, आपको भी पता चल गया होगा। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो कि कंट्रीज़ को अपनी लीज पर, घुटनों पर ला देती हैं अपनी शराइत मनवाने के लिए। उसके बाद फिर हमारे पास यूएनओ हो गई, यूएनओ भी यूएनओ की शराइत माननी पड़ती है। उसके बाद हमारे पास मल्टीलैटरल कंपनी हुई, टाइकॉन बिजनेसमैन वगैरह जैसे एलॉन मस्क हो गया, इसकी ट्विटर कंपनी है। तो ये हमारे पास मल्टीलैटरल कंपनीज वगैरह होगी जो कि आजकल एज इन कंटेम्प्रेरी वर्ड जो कि अहमियत रखती हैं, इम्पोर्टेंस रखती हैं, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं नेशन स्टेट सिस्टम पर, ठीक है। नेशन अब नेशन स्टेट सिस्टम क्या है, इसको जानने के लिए हमें सबसे पहले तो नेशन और स्टेट इन दोनों को समझना पड़ेगा, ठीक है। स्टेट किसे कहते हैं? स्टेट उस चीज़ को कहते हैं अब परमानेंट, इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं ना हम। स्टेट, तो स्टेट की डेफिनेशन होगी अ परमानेंट बॉडी, अ परमानेंट बॉडी, पॉपुलेशन कर देते हैं, पॉपुलेशन। बॉडी भी कह सकते हैं, पॉपुलेशन भी कह सकते हैं। अ परमानेंट पॉपुलेशन हैविंग लिविंग इन अ डेफिनाइट टेरिटरी, लिविंग इन अ डेफिनाइट टेरिटरी, having a sovereign body to run the affairs, ठीक है। अ परमानेंट पॉपुलेशन लिविंग इन अ डेफिनाइट टेरिटरी हैविंग अ सोवरेन बॉडी टू रन द अफेयर्स, जिसे हम गवर्नमेंट कहते हैं, ठीक है। उसको हम कहेंगे स्टेट। अभी देखें ना, स्टेट के अंदर हमारे पास 4 वर्ड आ गए। अ परमानेंट पॉपुलेशन, उसके बाद लिविंग इन अ डेफिनाइट टेरिटरी, हैविंग अ सोवरेन बॉडी, ठीक है, सोवरेन बॉडी टू रन द अफेयर्स, ठीक है। तो इससे हम कहेंगे स्टेट। अभी इसके अंदर कौन से वर्ड यूज़ हो गए? पॉपुलेशन, परमानेंट पॉपुलेशन, ठीक है। दूसरा हमारे पास यूज़ हो गया टेरिटरी, तीसरा हमारे पास हो गया इसके अंदर सोवरेनिटी, चौथा हमारे पास हो गया गवर्नमेंट, रन दी अफेयर्स, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया 4 चीज़ें। उसके
बाद फिर हम करेंगे नेशन। नेशन किसे कहते हैं, इसकी हम डेफिनेशन लेंगे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से, जो कि हमारे पास कहते हैं कि अ कल्चरली डिफाइंड ग्रुप ऑफ पीपल, अ कल्चरली डिफाइंड ग्रुप of people with shared past and common future, with shared past and common future, interest, हैबिट्स, थिंकिंग, etc हमारे पास कह सकते हैं। इंटरेस्ट, ये कॉमन फीचर है ना, या फिर शेयर पास, इंटरेस्ट, हैबिट्स या थिंकिंग वगैरह, या थिंकिंग etc, who relate to a territory and have political goals, and have political goals, is known as nation state। ओह सॉरी, खाली नेशन कहेंगे इसको, उसके बाद हम करेंगे नेशन स्टेट। अ कल्चरली डिफाइंड ग्रुप ऑफ पीपल विथ शेयर्ड पास्ट एंड कॉमन फ्यूचर। शेयर्ड पास्ट और कॉमन फ्यूचर किस हिसाब से हो सकता है, इंटरेस्ट के हिसाब से, हैबिट्स, थिंकिंग वगैरह। जैसे पाकिस्तान के लोगों की हम कहेंगे ना, हम कहते हैं ना कि इसकी थिंकिंग ऐसी है, ये तभी इसीलिए इंडिया वाले होते ही ऐसा हैं, या फिर पाकिस्तान वाले होते ही ऐसा हैं। हु रिलेट टू अ टेरिटरी एंड हैव पॉलिटिकल गोल्स इज़ नोन एज अ नेशन। अगर ये डेफिनेशन किसी कौम, किसी लोगों पर अप्लाई होती है तो उसे हम एक कौम कहेंगे। अभी हमारे पास कौम के तो बहुत सारी डेफिनेशंस बना ली गई हैं, लेकिन परमानेंट डेफिनेशन ये चीज़ें, कल्चरली डिफाइंड ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, उनका कल्चर सेम होना चाहिए, उनका पास्ट और फ्यूचर, उसके गोल्स सेम होने चाहिए, और वो एक परमानेंट टेरिटरी में रहते हों सदियों से या फिर सेंचुरीज से, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे नेशन। अभी नेशन स्टेट सिस्टम क्या है, नेशन स्टेट सिस्टम बेसिकली हमारे पास आया था 1648 में। नेशन स्टेट सिस्टम, नेशन स्टेट सिस्टम हमारे पास आया था 1648 में, जो कि एक ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ वेस्टफैलिया। ट्रीटी ऑफ वेस्टफैलिया क्या है, ये बेसिकली 30 ईयर्स वॉर बिटवीन प्रोटेस्टेंट्स एंड कैथोलिक्स, ठीक है। 1618 से 1648 तक जो कि ये वार थी, उस चली थी प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक्स के दरमियान। इनके डिफरेंट व्यूज़ थे, डिफरेंट आइडियाज़ थे, और पहले जो कि यूरोप था ना, पूरा यूरोप वो एम्पायर्स में बटा हुआ था। जैसे यहाँ एक बड़ा एम्पायर आ गया, उसके बाद फिर ये बड़ा एम्पायर आ गया, रोमन एम्पायर हो गया, या फिर दूसरे एम्पायर थे ना, तो उस हिसाब से फिर ये हुआ कि ये साथ में रह नहीं सकते। प्रोटेस्टेंट क्या हैं और कैथोलिक्स क्या हैं, ये बेसिकली क्रिश्चियनिटी के सेक्ट्स हैं। जैसे हमारे पास इस्लाम है या हिंदुज़म है ना, इस्लाम में है जैसे शिया और सुन्नी, ऐसे ही प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक्स, ठीक है। तो ये फिर एक दूसरे के साथ रह नहीं सकते थे, क्योंकि इनके आइडियाज़ डिफरेंट थे, प्रीचिंग्स डिफरेंट थी, और बहुत सारी चीज़ें सेम नहीं थी जो कि इनको एक दूसरे से अलहदा कर रही थी। तो ये एक वार में शामिल हो गए। तो फिर इसका नतीजा क्या हुआ कि ये एक दूसरे से लड़ने लगे, फाइट्स वगैरह होने, बहुत सारी वार्स होने लगी। तो फिर कुछ दानिशमंद लोग थे जो कि हमारी तरह, तो उन्होंने ट्रीटी ऑफ वेस्टफैलिया पे 1648 में एक मुआहदा किया, जिसमें ये दिया कि जो कि अभी जो सारी नेशंस होंगी ना, वो अपनी जो कि परमानेंट जो कि नेशन स्टेट की एक डेफिनेशन है उसके हिसाब से रहेंगी, जिसके पास परमानेंट पॉपुलेशन हो, ठीक है, एक जैसी
शेयर्ड पास्ट हो और कॉमन फ्यूचर हो। ऐसे हमारे पास जो कि हमने यहाँ पर नेशन की डेफिनेशन देखी ना, नेशंस वो अलग रहेंगी, जिनका वो सिस्टम अलग होगा वो अलग रहेंगी। तो फिर ये हमारे पास 1648 में ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया आई, जिसमें ये हमारे पास छोटे छोटे ममालिक बने उससे, जैसे अभी हमारे पास परमानेंट टेरिटरी है पाकिस्तान, इंडिया और दूसरे कंट्रीज जो जियोग्राफी के हिसाब से ये पाकिस्तान की जियोग्राफी होगी, ऐसे हमारे पास मुल्क दरियाफ्त होना शुरू हुए 1648। उससे पहले हमारे पास एम्पायर हुआ करते थे। तो हमारे पास ये हो गया नेशन स्टेट सिस्टम। हमने आज क्या पढ़ा, इंटरनेशनल रिलेशंस की डेफिनेशन पढ़ी, उसका कंजर्वेटिव व्यू भी देखा, मॉडर्न व्यू भी देखा, और उसके बाद हमने उसके जो कि जम्बर्ड वर्ड्स थे हमारे पास, इंटरेस्ट बेस किसे कहते हैं या फिर नॉन स्टेट एक्टर्स किसे कहते हैं, वो सारे देखे। उसके बाद हमने नेशन स्टेट सिस्टम देखा। उसके बाद हमारे पास लास्ट थिंग जो कि आती है इंटरनेशनल रिलेशन में, जो कि कई सारे टीचर्स पढ़ाते नहीं हैं, वो है नेशन विद इन स्टेट विद इन स्टेट, स्टेट विद इन अ स्टेट। ठीक है, स्टेट विद इन स्टेट का मतलब यही है कि हमारे पास एक स्टेट है, जैसे पाकिस्तान की गवर्नमेंट वो स्टेट को रन कर रही है ना, उसके निस्बत हमारे पास कोई और ऐसी बॉडी हो जो कि गवर्नमेंट के मुकाबले में उतनी ही पावरफुल हो, उसे हम कहते हैं स्टेट विद इन स्टेट, अपनी ही एक मखलूक हो। जैसे हमारे पास पाकिस्तान का दो हम एग्जाम्पल नहीं ले सकते यहाँ पर, PLO कैसे, पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये जो कि 1964 में बनी थी, 1964 में बनी थी। इसका मकसद यही था कि रिप्रेजेंट करना अपने पीपल। तो ये जब लेबनान और दूसरा जॉर्डन दूसरे साइड वाले इस कंट्रीज़ में को रिप्रेजेंट करने लगी अपने पीपल को उसी कंट्रीज़ में, तो उन लोगों ने उन कंट्रीज़ ने यही कहा कि दिस इज़ PLO इज़ अ स्टेट विद इन अ स्टेट, ये एज अ रिप्रेजेंट करी है हमारी स्टेट को, तो इसे कहते हैं स्टेट विद इन अ स्टेट। इसकी डेफिनेशन आप खुद से बना लें। इसे कहते हैं अ परमानेंट बॉडी या फिर अ पावरफुल बॉडी दैट वर्क्स इंस्टीड ऑफ अ गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री, ऑफ एनी कंट्री, इज़ नोन एज अ स्टेट विद इन अ स्टेट। ठीक है, तो हमारे पास ये आज इंटरनेशनल रिलेशंस का इंट्रोडक्शन ख़त्म हुआ। इसमें फिर हम पास पेपर का एनालिसिस करते हैं। उसमें है डिस्कस द सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया एंड द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न नेशन स्टेट सिस्टम। तो ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आपसे हो जाएगा ये लेक्चर अटेंड करने के बाद। ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया तो समझा दिया है, उसके फिर सिग्निफिकेंट फीचर्स यही है हमारे पास, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और नेशंस को रिकग्निशन मिली, इंटरफेयर नहीं करना दूसरे के कंट्री में। उसके बाद फिर इक्वालिटी, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, फ्रीडम, सोवरेंटी, जो भी फीचर्स हैं हम इसमें इंक्लूड कर दें। उसके बाद नेशन स्टेट सिस्टम पर दूसरा क्वेश्चन जो कि है ना, वो है जो हमारा कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ पर आपको आना चाहिए। उसके बाद फिर फीचर्स तो सेम ही है। उसके बाद फिर नॉन स्टेट एक्टर्स पर जो क्वेश्चन है वो ए है इसका, जो वो तो वही ऐसा कंटेम्प्रेरी इशू जो कि ISIS आपको पता होना चाहिए मिडिल ईस्ट में। और उसके बाद फिर मिडिल ईस्ट के जो क्राइसिस हैं वो पता होने चाहिए, इससे हो जाएगा। और इसका बी, आइडेंटिफाई द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस एंड देयर इम्पैक्ट ऑन इंटरनेशनल सिस्टम। डिफरेंट टाइप कौन से हैं? NGOs हो गई, INGOs मतलब इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, UN वगैरह हो गई, NGOs यूनिसेफ वगैरह हो गई, या फिर कंट्री लेवल पर होती हैं जो कि। उसके बाद फिर हमारे पास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, तो ये सारी नॉन स्टेट एक्टर्स में आती हैं। MNCs हो गई, इनका इम्पैक्ट हो गया वर्ल्ड लेवल पर। ये सारी चीज़ें हम पहले इंट्रोडक्शन देंगे, फिर नॉन स्टेट एक्टर्स डिफ़ाइन करेंगे। उसके बाद फिर इसका जो INGOs NGOs वगैरह डिफ़ाइन करेंगे। उसके बाद टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह हो गई जिसका इम्पैक्ट होता है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पर, इंटरनेशनल रिलेशंस पर। उसके बाद फिर MNCs का जो कि बिजनेस टाइकॉन्स वगैरह होते हैं उनका जो कि इफ़ेक्ट होता है। उसके बाद फिर कंक्लूड कर देंगे इस क्वेश्चंस को।